वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्त के बारे में। इससे पिछले वीडियोस में हम लोग श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम समुद्रगुप्त के बारे में कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, श्रीगुप्त जो थे वो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। उसके बाद घटोत्कच आए और उसके बाद चंद्रगुप्त आए, जिसे हम रियल फाउंडर कहते हैं, और उनके बाद समुद्रगुप्त आए। उनके बाद समुद्रगुप्त आए थे और समुद्रगुप्त जो था उनका जो सबसे खास बात थी उनका एक्सपेंशन, तो उन्होंने, अगर मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन समुद्रगुप्त ने किया। और अगर हम गुप्ता डायनेस्टीज के बाकी किंग्स के कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन है, बहुत बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे उन्होंने एक्सपेंशन किया था। काफी बड़ा एरिया कवर किया था और मैंने पिछले वीडियोस में आपको मैप के थ्रू इनके एक्सपेंशन के बारे में भी बताया था। दूसरा, इनको हम कविराज के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आर्ट कल्चर में भी उन्हें बहुत इंटरेस्ट था और मेनली ये एक अच्छे पोएट भी थे, इस कारण से भी इन्हें कविराज भी कहा जाता था। दूसरा, जब अपन एक्सपेंशन की बात करते हैं तो उन्हें जो हिस्टोरियंस थे, जैसे कि वी ए स्मिथ जो था, ये थोड़ा आप लोग नाम ध्यान रखें, वी ए स्मिथ, ये एक हिस्टोरियन थे। इन्होंने इन्हें समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। इसका कारण भी यह था कि इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी कोई बैटल नहीं हारी थी, तो ही वॉन ऑल द बैटल्स। तो इसलिए इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया। चलिए, अब जो बुक में दे रखा है उसको अपन एक बार कवर कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में एज पर बुक क्या दिया होता है। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है टॉपिक, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट अपॉइंटेड समुद्रगुप्त एज ए सक्सेसर। तो चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो चंद्रगुप्त के बाद फर्स्ट के बाद कौन है? समुद्रगुप्त। जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट और लिच्छवी डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। दोनों ही ब्रेव माने जाते हैं, तो उनका पुत्र जो होता है वो होना था, वो भी ब्रेव होना ही था। His idols were conquering and unifying India। और उनका जो आइडल क्या था? कॉन्कर करना और इंडिया को यूनिफाई करना। मीन्स उनकी सोच क्या थी? इंपीरियलिस्टिक थी। मीन्स अपनी कॉलोनीज को, अपने जो एम्पायर जो है उसको एक्सटेंड करना और इंडिया को एकजुट करना, उनके आइडल्स थे। ठीक है, तो इस आइडल से ही पता लगता है कि वो अपने जो किंगडम है उसको क्या करना चाहते थे? एक्सपेंड करना चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। He believed in imperialism। तो किस पे बिलीव करते थे? इंपेरियलिज्म पे बिलीव करते थे। इंपेरियलिज्म पे बिलीव करते थे। इंपेरियलिज्म क्या है? मीन्स अपने किंगडम को और एक्सटेंड करना, मीन्स अपने किंगडम की जो कॉलोनीज है अलग अलग क्षेत्रों में फैलाना, दैट इज इंपेरियलिज्म। जैसे ब्रिटिशर्स जो थे उनकी भी इंपेरियलिज्म था, उन्होंने भी इंपेरियलिज्म कर रखा था और अपनी जो कॉलोनी थी इंडिया में सेटअप कर रखी थी। तो इसी तरह जो समुद्रगुप्त थे वो किस पे बिलीव करते थे? इंपेरियलिज्म पे। मीन्स अपना जो किंगडम थे वो एक्सटेंड करना चाहते थे, अपने किंगडम के अंडर में दूसरे जो क्षेत्र थे उसको लाना चाहते थे। तो इसलिए ये कहा गया है कि वो इंपेरियलिज्म पे बिलीव करते थे और इसी का कारण था कि उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर स्थापित किया। जैसे कि पास में जो मैप है उसमें आप देख सकते हैं, ये जो पूरा जो पर्पल कलर में जो आपको एम्पायर दिख रहा है, पूरा कवर किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। तो इसी से आपको पता लग गया कि वो इंपेरियलिज्म पे बिलीव करते थे। नेक्स्ट देखिए, हिज कोर्ट पोएट हरिसेन। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, हरिसेन ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है कि उनके कोर्ट पोएट कौन थे। हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेडिशन इन रिकॉर्ड्स ऑफ इलाहाबाद प्रसिस्ट। तो इलाहाबाद प्रसिस्टी जो थी उसमें
जो हरिसेन जो थे उन्होंने इनकी विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेडिशंस के बारे में लिखा था, मीन्स वर्णन कर रखा था कि कौन कौन से मिलिट्री एक्सपेंशन से किए थे और कौन कौन से वो जीते थे। जैसे मैंने कहा कि इनको हिस्टोरियन से नेपोलियन ऑफ इंडिया कहता है, तो ये सारे बैटल जीते ही थे। तो उसके बारे में कोर्ट पोएट हरिसेन कहाँ लिखा था? इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा था। तो इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, और अब फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको इलाहाबाद प्रशस्ति, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट था। जस्ट एक मिनट होल्ड करें आप। ये देखिए, ये इलाहाबाद प्रशस्ति है जिसे अपन प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। एक्चुअली इलाहाबाद जो है इसका जो पुराना नाम था वो प्रयाग था, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति को ही इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से हम जानते हैं। तो इन्हीं प्रशस्ति, ये जो पिलर्स है, इन्हीं में जो जैसे इन्हें एनलार्ज करके दिख रखा है, ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो लिखा हुआ है, इसी से हमें, और ये लिखा किसने था? हरिसेन ने लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में। इसको और भी कई अशोक के बारे में भी दिया हुआ विवरण, मगर जो समुद्रगुप्त के बारे में जो विवरण है वो किसने लिखा था? हरिसेन ने। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोर्ट पोएट हरिसेन ने इनकी विक्टोरियस मिलिट्री एक्सपेडिशन के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति में इलाहाबाद प्रशस्ति, और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, मीन्स इलाहाबाद। तो ये आपको क्लियर हो ही गया। अच्छा, वन मोर थिंग, आपको एक बात और कवर करनी थी, वो थी कि ये जो प्रशस्ति जो टर्म यूज कर रखा है ये है, मैंने बोल तो दिया इलाहाबाद प्रशस्ति हो गया। प्रशस्ति एक्चुअल में होता क्या था कि पुराने टाइम में जो जितने भी एम्परर्स हुआ करते थे वो अपने प्रशंसा में लेख लिखवाया करते थे, ठीक है। तो उन्हें ही प्रशस्ति कहा जाता है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि इलाहाबाद प्रशस्ति में उनके प्रेस के उनको प्रेस करते हुए लिखा गया, उनकी प्रशंसा में लिखा गया। आगे देखिए, दिस रिकॉर्ड्स आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम पिलर ऑन व्हिच अशोका एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड। जैसे मैंने बताया था कि उसमें अशोका एडिक्ट्स के बारे में सेम पिलर में अशोका एडिक्ट्स भी इंस्क्राइब्ड है, उसी सेम पिलर पे जिन पे समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने लिखा हुआ है। तो सेम पिलर में आपको दोनों इंफॉर्मेशन कवर होगी। आगे देखिए, द रूलर्स एंड द कंट्रीज व्हिच वर वॉन बाय समुद्रगुप्त कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। तो हम 5 ग्रुप्स में से बांट सकते हैं, जो कि एरिया और शासक और कंट्रीज जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था, उस 5 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। तो 5 ग्रुप्स कौन कौन से थे? द स्टेट्स ऑफ गंगा यमुना 2। अब इसमें ये दो जो टर्म है वो रीजन्स होते हैं जो कि दो नदियों के बीच में आता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? दो। तो जो गंगा यमुना जो नदी है उसके बीच के जो एरिया है, एक तो वो रीजन हो गया जो कि समुद्रगुप्त ने जीता था। तो देखिए, गंगा यमुना जो आपका ये गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है वो इस तरफ आता है, तो इसके बीच में जो एरिया आता है, ठीक है, वो समुद्रगुप्त ने जीता था। फिर है स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, तो ये आपका हिमालय रीजन पड़ गया, ठीक है। तो इसके जो ईस्टर्न एरियाज हैं उनको भी समुद्रगुप्त ने जीता था। फिर उसके बाद आ गया था बॉर्डर स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न विद्या रीजन, ये आपका विद्या रीजन से गया, ठीक है। इसका जो ईस्टर्न जो पोर्शन है, ये देखिए, ये पोर्शन सारा, इसमें आप ये कह सकते हैं इसका जो ईस्टर्न पोर्शन था, इसको जो बॉर्डरिंग स्टेट्स थे, ये ईस्टर्न पोर्शन था, उसको भी उन्होंने जीता था। उसके बाद ईस्टर्न डेक्कन, तो ये आपका जो डेक्कन एरिया, ये आपका डेक्कन एरिया होगा, ठीक है। तो इसका ईस्टर्न पोर्शन, तो ये भी देखिए समुद्रगुप्त ने कवर किया था। फिर स्टेट्स ऑफ साउथ के जो स्टेट्स हैं उसको भी समुद्रगुप्त ने कवर किया था। फिर आता है आपका शाक एंड द कुषाण स्टेट्स, तो शाक और कुषाण स्टेट्स को आप यहाँ मान सकते हैं, शाक और कुषाण स्टेट्स को यहाँ मान सकते हैं। तो ये सारा रीजन, इस तरह से ये बहुत बड़ा रीजन जो है वो समुद्रगुप्त ने हासिल किया था।
और इनको 5 ग्रुप्स में बांट रखा है। तो पहले में तो आ गया गंगा यमुना दोब का जो रीजन है वो आ गया, ये आपको मैं दिखा चुका हूँ, ये वाला रीजन आ गया। फिर उसके बाद ये ईस्टर्न हिमालय का रीजन आ गया, और फिर उसके बाद ईस्टर्न विद्या रीजन, ये आपका ईस्टर्न विद्या रीजन ये आ गया आपका। फिर उसके बाद ईस्टर्न डेक्कन रीजन ये इस तरफ आ गया, साउथ का क्षेत्र ये आ गया, और शाक एंड कुशान स्टेट्स जो है वो आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। इस स्लाइड में हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासन का 380 से 412 एडी तक रहा। चंद्रगुप्त सेकंड वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो समुद्रगुप्त के पुत्र थे, ये पिछले स्लाइड्स में बता चुका हूं। He has also been called देवराज और देवगुप्त, तो उन्हें देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। He expanded his empire through marriage alliances and victories. उन्होंने अपना जो साम्राज्य जो था वो मैरिज अलायंस में, विवाह संबंध और विक्ट्रीज से, में विजय अभियान से अपना साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए, मैरिज अलायंस और विक्ट्रीज, इसके थ्रू उन्होंने अपना एम्पायर स्थापित किया। तो इसका एग्जांपल आगे ही मिलता है। He got his daughter married to वकाटका king रुद्रसेन। तो उन्होंने अपनी पुत्री जो है उनका विवाह वकाटका किंग रुद्रसेन से करवा दिया था। तो इसी से पता लगता है कि वो मैरिज अलायंस जो थे उस पर फोकस देते थे, जिससे कि वकाटका किंग जो है उससे वो अच्छे संबंध स्थापित कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी जो पुत्री थी उनका विवाह उन्होंने वकाटका की रुद्रसेन से कर दिया। तो ये वकाटका जो क्षेत्र है उसे हम मैप के थ्रू देख लेते हैं एक बार। देखिए ये आपका वकाटका क्षेत्र है, और ये चंद्रगुप्त सेकंड का जो क्षेत्र था वो ये था। तो उन्होंने अपनी जो पुत्री जो थी उनका विवाह जो था वकाटका रुद्रसेन से करवा दिया था, जिससे कि उनसे अच्छे संबंध स्थापित कर सके। आगे देखिए, आफ्टर हिज डेथ प्रभावती बिकेम द रियल रूलर बाय मेकिंग हर यंगर सन सिट ऑन द थ्रोन। तो रुद्रसेन जो थे उनकी मृत्यु के पश्चात, उनकी डेथ के बाद प्रभावती जो थी, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, तो वो रियल रूलर बन गई थी, वास्तविक शासक बन गई थी, बाय मेकिंग हर यंगर सन सिट ऑन द थ्रोन। और उन्होंने यंगर सन को राजा घोषित कर दिया था, लेकिन मुख्य रूप से वो रियल रूलर के फॉर्म में प्रभावती उस क्षेत्र को रूल कर रही थी। तो इस तरह से जो चंद्रगुप्त की थी, जो साउथ में भी पकड़ अच्छी हो गई थी, क्योंकि वकाटका जो रीजन जो था वो उनकी बहन ही संभाल रही थी। आगे देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड आल्सो कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। उन्होंने वेस्टर्न मालवा और गुजरात को भी कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। तो ये मालवा रीजन आप ये देख सकते हैं मैप में, देखिए ये मालवा रीजन, और ये आपका गुजरात जो है, ये वेस्टर्न मालवा रीजन और गुजरात जो है वो भी उन्होंने हासिल कर लिया। He made उज्जैन his second capital, और उन्होंने उनके दौरान उज्जैन को सेकंड कैपिटल बना दिया गया था। तो इससे पहले जो फर्स्ट कैपिटल आपको पता ही होगा पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र जो रीजन है वो या इस तरफ पड़ता है, ये फर्स्ट कैपिटल था, और चंद्रगुप्त के द्वारा उज्जैन जो था उसे सेकंड कैपिटल बना दिया गया। आफ्टर अटेनिंग विक्ट्रीज ऑन साकास he adorned the title of विक्रमादित्य। तो साकास जो थे उनको डिफीट करने के बाद, उन पे विजय हासिल करने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य का जो टाइटल है उन्होंने हासिल किया। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। हमें एक पॉइंट और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान 9 जेम्स 9 रत्न हुआ करते थे उनके दरबार में। उसके एज पर ये बुक वो दिया हुआ नहीं है, मैं चाहता हूं आपको इसके बारे में नॉलेज हो, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन 9 जेम्स थे
ये नवरत्न उनके कौन कौन से थे? देखिए पहले पहले आते हैं अमर सिंह, जो कि एक डिक्शनरी जो थे, कोशाकार थे, जो डिक्शनरी जो थे उसको लिखते थे वो। फिर धन्वंतरी थे, जो कि फिजिशियन थे, चिकित्सक थे। हरिसेन, ये कोर्ट पोएट थे, और इन्होंने इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन में जो डिटेल जो थी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में लिखी थी। कालिदास, आई होप आपने पहले भी सुना होगा कालिदास के बारे में। ये अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम जो महाकाव्य थे उसके लेखक थे कालिदास, और इसके बारे में आगे हमें पढ़ने को आएगा। ये फिर है शपनक, ये ऐसा आएगा यहाँ पर। शपनक जो थे वो एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी थे। फिर है शंकु, ये भवन निर्माण कला से संबंध रखते थे। फिर है आपका वारानिहर, जो कि मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ये आपको पता होना चाहिए, वारानिहर। फिर है वरुचि, वरुचि जो थे वो ग्रामरियन और संस्कृत स्कॉलर थे, मीन्स व्याकरण और संस्कृत के विद्वान थे वरुचि। फिर लास्ट आपका आता है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट जो थे वो एक मैजिशियन थे, जादूगर थे। तो इस तरह से 9 जर्म्स थे, नवरत्न थे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन कौन थे मैं आपको डिटेल बता ही चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य। तो हम इस स्लाइड में कुमारगुप्त महेंद्र आदित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिनका रूल जो था वो 1440 एडी से 1455 एडी तक रहा था। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बाद हिज सन कुमारगुप्त बिकेम द रूलर। तो चंद्रगुप्त के सेकंड के बाद जो कुमारगुप्त थे वो शासक बने थे। कुमारगुप्त हैज बीन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था, और ये अचीवमेंट क्यों था इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसलिए बार बार कहा जाता है अचीवमेंट के फॉर्म में कि कुमार गुप्ता इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, कि वो फाउंडर थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। हिज एम्पायर एक्सपेंडेड फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल, और उनकी जो एम्पायर था सौराष्ट्र से, मींस गुजरात का रीजन हो गया, गुजरात से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। इन द लास्ट डे ऑफ हिज रूल ही हैड टू फेस रिवोल्ट फ्रॉम पुष्पमित्र। तो उनके आखिरी दिनों में, शासन के आखिरी दिनों में उन्हें पुष्पमित्र से विरोध झेलना पड़ा। तो अब इसमें देखिए चित्र आपको नीचे दिखा रखा है नालंदा यूनिवर्सिटी का। ये आपका नालंदा यूनिवर्सिटी है। ये वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की, और ये एट प्रेजेंट 95 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पटना, बिहार में है एट प्रेजेंट। और ये एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग माना जाता था इसे। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी उस समय की। इसमें कई सब्जेक्ट्स, उस वक्त यहाँ पर कई सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते थे। करीब उस वक्त यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट्स और 2000
टीचर्स उस वक्त इस यूनिवर्सिटी में थे, और यहां पर स्टूडेंट्स जो थे चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत, इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों से आते थे। तो भाई ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, इतनी फेमस थी कि देखिए आप लोग बाहर के जो कंट्रीज थे वहां से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते थे। और इसे बख्तियार खिलजी जो थे इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसको जला दिया था पूरी यूनिवर्सिटी को। और यहां पर इतनी बुक्स थी कि ये बुक्स करीबन 3 मंथ्स तक जलती रही। इतनी बुक्स वहां उस वक्त वहां हुआ करती थी उस यूनिवर्सिटी में कि इसको जब जला दिया गया तो ये 3 मंथ्स तक रेगुलर जलती रही। तो इसलिए कहा जाता है कुमारगुप्त के, जब हम कुमारगुप्त के बारे में पढ़ते हैं तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसकी बात जरूर करते हैं। तो इसकी मैंने इंपॉर्टेंस बता दी, इसी से समझ में आ गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट थी। और इसके बारे में डिटेल्स बताया जाए तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं करूंगा। आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त जिनका शासनकाल 455 एडी से 467 एडी तक रहा। Although he was not the eldest son, यद्यपि वो सबसे एल्डेस्ट सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, स्कंदगुप्त जो थे he became the successor of the kingdom, वो नेक्स्ट जो सक्सेसर उत्तराधिकारी बन गए थे। It is evident from Junagadh rock edicts that Skandagupta renovated the Sudarshan Lake which was built by the Mauryan rulers। तो जूनागढ़ रॉक एडिक्ट्स, ये नीचे आपको दिखा रखा है, दिस इज जूनागढ़ रॉक एडिक्ट्स। तो इससे हमें पता चला कि वो जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने सुदर्शन जो लेक जो था उसको रिनोवेट करवाया था, जो कि किसने बनवाया था? मौर्यन रूलर्स ने बनवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है स्कंदगुप्त के बारे में। और इसे हमें कहां से पता लगा? ये जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से, ये नीचे पिक्चर दिया हुआ है, ये जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से, इससे हमें पता चला कि उन्होंने सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया था, जो कि मौर्यन रूलर्स ने बनवाया था। इट हैज बीन मेंशन्ड इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस that while ascending the throne Skandagupta had to confront the Malay Huns। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ही, ये नीचे जो दिया हुआ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस, तो इसी से हमें पता चला कि जो स्कंदगुप्त जो थे जब वो शासक बने थे तो उन्हें मलेच जो हुन्स थे उनका सामना करना पड़ा था। फाइनली स्कंदगुप्त डिफीटेड द हुन्स। अंत में स्कंदगुप्त ने हुन्स को हरा दिया था। तो इसमें देखिए ये जो जूनागढ़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसी से हमें इसके बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है। और ये जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ सिटी है ऑफ गुजरात, यहां पर लोकेटेड है। और इसमें जो लिखा हुआ है वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और इसे गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसे रुद्र फर्स्ट जो थे उन्होंने लिखवाया था, जो कि एक शाका रूलर थे।
तो इससे हमें इस बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके द्वारा ही हमें कई इंफॉर्मेशन मिली गुप्ता डायनेस्टी के बारे में भी, और मेनली स्कंदगुप्त के बारे में, कि उन्होंने सुदर्शन जो लेक जो था उसको रिनोवेट करवाया था, जो कि बनवाया गया मौर्यन रूलर्स के द्वारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।